ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि हमारे देश ने 220 करोड़ कोविड टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। तो मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में और कोविड जैसी भयावह बीमारी से लड़ने में आपके मंत्रालय का सफर कैसा रहा? देखो, विश्व में कोविड महामारी आई और सारी दुनिया ने कोविड महामारी का मार झेला, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके सामने जो लड़ाई लड़ी, आज दुनिया उसकी सराहना करती है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लास्ट बार गया था, तो उस वक्त मुझे बिल गेट्स मिला। उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहा कि इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट बेस्ट किया और इंडिया ने वैक्सीनेशन बेस्ट किया। भारत में प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही पब्लिक ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा काम किया। आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं सारी दुनिया के साथ बात करता था और दुनिया मुझे बता रही थी कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं आ रहा है, हमें दिक्कत है। और जो देश में अपने अपने कानून होंगे, कानून के मुताबिक उन्होंने अपने डॉक्टर्स, नर्स, सब मेडिकल स्टाफ है, उसके सामने उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एक्शन किया। लेकिन इंडिया को ऐसा नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? इंडिया में मोदी जी ने प्रारंभ से ही, आपने देखा होगा, ताली बजाई कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। डॉक्टर को, नर्स को, हमारे लॉकडाउन में सेवा दे रहे सभी पुलिस कर्मियों को, सभी के लिए मोदी जी ने ताली बजाई। आकाश में डिफेंस के प्लेन से ट्राई कलर करके तिरंगा फहरा के उसका अभिनंदन किया। तो पब्लिक ओरिएंटेशन का काम इंडिया में बेस्ट हुआ। इंडिया की ताकत भी कोविड क्राइसिस में हमने देखी। हम रिसर्च भी कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, और जो वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में ही हो और रिसर्च होने के बाद इंडिया में वो 10-15 साल के बाद ही आ सकता है, ऐसा एक माइंडसेट था। भारत में इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज जनवरी 2021 में लगा। वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुआ और 18 महीने में ये वैक्सीन आज 220 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जिसका 12 एबो पॉपुलेशन को 98% वैक्सीनेशन हो चुका हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडिया कर पाया है और उसके पीछे एक विजन वाली लीडरशिप है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कोविड के सामने लड़ाई लड़ी और जो गोल अचीव किया, दुनिया को आश्चर्य लग रहा है कि ये हो सकता है। 220 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुआ। 11 दिन ऐसा थे जिसमें 1 करोड़ से एबो डोज एक दिन में एडमिनिस्टर हुए हो। कभी ऐसा न्यूज आपने नहीं सुना। वैक्सीनेटर था, वैक्सीन था, सिरिंज थी, लेकिन नीडल की कमी से वहां वैक्सीनेशन रुका। तो एक होलिस्टिक बेस्ट कोविड मैनेजमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव जो देश में चली, उसका नतीजा ये निकला कि आज भी दुनिया परेशान है और इंडिया में कोई परेशानी की स्थिति आज के दिन में नहीं है। हम कोविड के सामने सक्सेसफुली लड़ाई लड़ पाए। मंत्री जी, आपने बात की रिसर्च और इनोवेशन की। किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए रिसर्च और इनोवेशन काफी अहम पहलू है और आज के दौर में भारत स्वदेशी शोध को काफी बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा में हाल ही में उद्घाटित नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का क्या योगदान रहेगा? ये नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी है, नार्फ है, ये देश में वन हेल्थ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जहां क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको कोई भी एनिमल चाहिए और कोई भी एनिमल पर क्लिनिकल ट्रायल करना है तो वहां सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो वहां डीबीटी वाला भी आके रिसर्च कर पाएगा, बायोलॉजिकल वाला भी आके वहां रिसर्च कर पाएंगे, आईसीएमआर भी वहां रिसर्च कर पाएगी। सभी को रिसर्च करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा, ये देश में इकलौती इतनी बड़ी फैसिलिटी है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। केवल गवर्नमेंट सेक्टर रिसर्च के लिए उसका उपयोग करे ऐसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी वहां आके रिसर्च करे, ताकि आने वाले दिनों में हमें वन हेल्थ पर काम करना होगा। वन हेल्थ में एनिमल हेल्थ आएगी, ह्यूमन हेल्थ आएगी, प्लांट हेल्थ आएगी, एनवायरमेंट आएगी, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ को एक समग्र होलिस्टिक रूप में उसका सोल्यूशन कैसे लाए ताकि लोगों का जीवन सुखमय बने, लोगों के जीवन के सामने जो थ्रेट है वो कम से कम हो।
इस विषय के लिए, इस सेक्टर में काम करने के लिए ये हमारी नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी है, उसका उपयोग होगा। भारत सरकार 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारे श्रोतागण आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्या प्रमुख बिंदु हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश में कोई गरीब बिना स्वास्थ्य सुविधा से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये बात को चरितार्थ करने के लिए देश में चलाई गई है। आयुष्मान भारत योजना 10 करोड़ फैमिली, अभी उसको पॉपुलेशन बढ़ाए तो 11 करोड़ कर दिया, तो 11 करोड़ फैमिली यानी कि 55 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे रहा है। 55 करोड़ लोग के यहाँ 5 लाख तक का कोई भी उसकी ट्रीटमेंट करना हो, ऑपरेशन करना हो तो उसका खर्च आयुष्मान भारत योजना से होगा। और उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल एनपैनलमेंट के लिए बहुत बड़ी शामिल हो रही है। आज मैं आपको बताऊं तो 15 नई प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़ रही है डेली। 21,000 से अधिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हुई है। डेली 7 से 8 लाख नया कार्ड क्रिएट हो रहा है और आज तक 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ इस योजना के माध्यम से हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की ताकत यह है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट लेना चाहे तो प्राइवेट में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध है। कई बार सुनने मिलता है और जब मैं अनुभव कथन सुनता हूं लाभार्थी का तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार का भाव भी व्यक्त होता है कि एक कैसी सोच के साथ बनी हुई योजना है। इसलिए ये योजना गरीबों के लिए बहुत महत्व की योजना है, देश में उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है और आने वाले दिनों में हम उसका कार्ड बढ़ाने की दिशा में लगे हैं। आज 20 करोड़ कार्ड बन चुका है, हम अगले 1-1.5 साल में 100% कार्ड बन जाए और लाभार्थी उसका लाभ ले ताकि वो अपने जीवन को सुरक्षित कर पाए स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण 5 के प्रमुख निष्कर्षों में से एक है कि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो आपके विचार से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का इसे प्राप्त करने में कितना योगदान रहा है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप समझ सकते हो कि आपने कोई बड़ा इलाज कराना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो आपके जेब से खर्च करना पड़ता था। आज भी आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं लेकिन आपके पॉकेट से नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट की तिजोरी से जाता है, तो पैसा बचता है। पॉकेट से एवरेज जो हम 2014 के सापेक्ष में 2020 ले, 2022 ले तो 20-25% सापेक्ष में हम काउंट करें तो 20 से 25% खर्च कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और हम उसको और कम करना चाहते हैं ताकि गरीब लोगों को दिक्कत ना हो और उसका जीवन सरल बने। भारत के स्वास्थ्य ढांचे में एक बड़ा सुधार लाने के मकसद से स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम परियोजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसे लगभग 64,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। मंत्री जी, हमें बताएं कि कैसे ये मिशन देश के स्वास्थ्य ढांचे की तस्वीर को बदलने में सहायक होगा। ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये योजना के मुख्य बिंदु के बारे में हम बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपया खर्च होना है, 64,000 करोड़ रुपीज, और हमारा 700 अबाउट डिस्ट्रिक्ट तो 100 करोड़ रुपया मिनिमम खर्च होना है। एक ब्लॉक लेवल पर सरकार की बनाई हुई एक लेबोरेटरी हो, वहां 36 टाइप के टेस्ट हो जाए, सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ी एपिडेमियोलॉजी लेबोरेटरी हो, वहां 125-200 टाइप के टेस्ट हो जाए। उससे 2 फायदा होगा, एक तो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी के बीच में सिनर्जी होगी ताकि सर्वेलेंस सिस्टम हम स्ट्रांग कर पाए। कोई नया डिसीज दिखा तो तुरंत ही ये सरकारी सिस्टम में आ जाएगा कि ये टाइप का आउटब्रेक कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट में एकदम अद्यतन वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके ऑल टाइप ऑफ सुविधा उसमें हो। स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पर एक बड़ी लेबोरेटरी हो, रिसर्च सेंटर हो, जो ब्लॉक
टू डिस्ट्रिक्ट टू एक रीजन को जोड़े, 3-4 स्टेट को जोड़े और उसको सेंट्रल आईसीएमआर के लैब के साथ उसको जोड़ा जाए ताकि सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाई जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, लोगों की सुविधा को बढ़ोतरी उससे ऑटोमेटिक हो जाए। इस टाइप के बिंदु को लेते हुए नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने चलाया है। 5 साल में 64,000 करोड़ रुपया का खर्च हमें आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत करना है। यदि हम संक्रामक रोगों की बात करें तो हमारे देश में अन्य सभी संक्रामक रोगों से टीबी से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में दुनिया के कुल टीबी रोगियों का लगभग 25% है। तो 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हमारा क्या रोड मैप है? देश को टीबी मुक्त करना बहुत आवश्यक है। ग्लोबल गोल है टीबी को 2030 में दुनिया से टीबी को मुक्ति मिले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उससे एडवांस गोल फिक्स किया और कहा कि 2025 दिसंबर तक देश को टीबी मुक्त करना है। और प्रधानमंत्री जी ने जो विचार रखा उसको चरितार्थ करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने कई इनिशिएटिव लिए। आज सरकार की ओर से टीबी पेशेंट को फ्री मेडिसिन दी जाती है। सरकार की ओर से निक्षय पोषण योजना के तहत उसको अकाउंट में 500 रुपीज प्रति महीने दिया जाता है। लेकिन उससे आगे बढ़ के हम पब्लिक पार्टनरशिप कैसे करें, और इसलिए हमने निक्षय मित्र योजना आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च करवाई। ज्यादातर टीबी पेशेंट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होता है। जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है उसको टीबी जल्दी लग जाती है। तो ऐसे लोगों को हम न्यूट्रिएंट फूड की हर महीने 1 किट 6 महीने तक कंटिन्यूस देते रहे। तो हमारे निक्षय मित्र के लिए हमने जो आह्वान किया, 15 दिन में 44,000 सब लोग सामने आए और सभी टीबी पेशेंट को गोद ले लिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश 2025 अंत तक के लोग भागीदारी से टीबी मुक्त हो जाएंगे। 1 दिसंबर को भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल स्वास्थ्य एक प्रमुख प्राथमिकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के लिए एक मजबूत और इंक्लूसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के निर्माण में कैसे मदद करेगा? आज हम ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा देश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आभा अकाउंट में हमने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो, हमारी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, उसका सारा डॉक्यूमेंट अभी हमें फाइल में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। आपकी कंसेंट के आधार पर ही आपका हेल्थ रिकॉर्ड को देख पाएंगे। उसका फायदा यह होगा कि समझ लो कि कोई डेटा उसमें से ट्रांसफर करने की बात करें या तो हैक करने की, तो भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो केवल पाइपलाइन है। आपका रिकॉर्ड आपके पास है, उसके पास नहीं है। तो ये आभा अकाउंट का एक तो बहुत बड़ा उपयोग आने वाले दिनों में होना है। आज कई अस्पताल में चालू भी हो गया और आप शायद 20 करोड़ से अबव आभा अकाउंट ओपन भी हो चुके हैं। दूसरा है टेली कंसल्टेशन। गांव में आने वाले कोई गरीब पेशेंट को वहां से ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा टेली कंसल्टेशन करके उसको एक्सपर्ट ओपिनियन वहां ही मिल जाएगा। तो किसी को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ओपिनियन भी उसको वहां से ही मिल जाएगा। तो डिजिटल सेक्टर में हमारा ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म जो टेली कंसल्टेशन के लिए बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। कुल मिला के डिजिटल हेल्थ G20 में एक महत्वपूर्ण विषय है। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी में दुनिया इंडिया का सॉफ्ट पावर देखेगी, इंडिया की डाइवर्सिटी देखेगी, इंडिया का कल्चर देखेगी। सारे देश में अलग अलग सिटी में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया है। 1 लाख नियरेस्ट लोग G20 के एक ईयर के दरमियान इंडिया की विजिट करने वाले हैं, जो इंडिया को देखेंगे। हेल्थ सेक्टर देखेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर देखेगा, इंडिया की डेमोक्रेसी देखेंगे, इंडिया की डाइवर्सिटी देखेंगे, इंडिया का कल्चर देखेंगे। ये सब दिखाने का ये अवसर है। और मैं मानता हूं कि इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया का डेवलपमेंट के लिए, विश्व में इंडिया की शाख को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।